जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपनी YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महा सेशन में हम हिंदी व्याकरण संधि पहचानने की बहुत ही सटीक और बेहद खास ट्रिक लेकर आए हैं। आप हिंदी में संधि कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि संधि एक व्याकरण का ऐसा पाठ है जो अमूमन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हर बार छात्र जो है वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं, उसको याद नहीं कर पाते। हम आपको बेहद खास ट्रिक बताने वाले कि संधि को आप कैसे याद रख सकते हैं। आज के बाद आप संधि नहीं भूल पाओगे। इससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना। यानी संधि का मतलब जोड़ना, अर्थात जब दो वर्ण जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। क्योंकि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो मेन पार्ट होता है और वर्णों को जोड़कर ही संधि बनाई जाती है। जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो वह संधि कहलाती है और नए बने हुए शब्द को संधि कहते हैं। जैसे राम धन अवतार, तो संधि का मतलब होता है प्लस से पहले और प्लस के बाद जो प्लस से पहले आखिरी वर्ण और प्लस के बाद जो पहला वर्ण होता है वह उसके बीच में ही संधि होती है। यानी पूरे राम शब्द के अंदर संधि नहीं होगी। आपको कभी भी अगर पूछा जाता है तो पूरे राम और अवतार में संधि नहीं होगी, बल्कि माँ का जो आखिरी वर्ण है और इसका जो आ पहला, यानी माँ में जो आ है वो आखिरी हो गया और इसका पहला ये हो गया आ। प्लस से पहले आखिरी वर्ण और प्लस के बाद जो पहला वर्ण होता है उसी के बीच में संधि होती है। इसलिए राम अवतार, यहाँ राम प्लस अवतार में संधि हुई है और संधि होने पर राम का आ यानी माँ का आ आखिरी वर्ण आ और अवतार का पूर्व यानी पहला वर्ण जो है आ है, दोनों को मिलकर आ बना हुआ है, नया संधि शब्द बना हुआ है राम अवतार। क्योंकि दोनों शब्दों में क्रमशः अंतिम पहले स्वर का आ और प्लस के बाद आ में मेल हुआ है और मिलकर दीर्घ आ यानी बड़ा आ बना हुआ है। अतः संधि का अर्थ होता है मेल यानी जोड़ना। ठीक है, आप समझ गए हो। कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं। कृष्ण धन अर्जुन, अब यहां पर बताइए प्लस से पहले जो आखिरी वर्ण है वो अणा में आ है और प्लस के बाद आ स्वर है, अर्थात जब दो समान स्वर आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको दीर्घ संधि होती है, कृष्णा अवतार बना हुआ है। उसी तरीके से सूर्य धन उदय, इसमें भी आखिरी वर्ण या में आ है। अगर हम इसका वर्ण विन्यास करते हैं तो सा, ठीक है, धन उ धन रा, ठीक है, रा पहले आएगा, धन या धन, आखिरी वर्ण आएगा इसका आ। यानी आखिरी वर्ण और पहले वर्ण को हमने जोड़ना है तब जाके संधि बनती है। कभी भी आपके पास पूछा गया, माना ये पूछा गया जगत धनी सा, तो आखिरी वर्ण को देखिए। जैसे यहाँ पर प्लस से पहले आखिरी वर्ण ता है तो आपने इतना देख लिया कि ये क्या है, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देख लिया यहाँ हल वर्ण नहीं, वर्ण तो है लेकिन इसमें हलंत नहीं किया गया, तो समझो ये स्वर संधि है। ठीक है, जहां प्लस से पहले विसर्ग आता है समझो ये विसर्ग संधि। तो आपने क्या करना, प्लस से पहले जो आखिरी वर्ण है प्लस के बाद जो पूर्व वर्ण है यानी पहला वर्ण है उसी के बीच में संधि हो गया, उसी को आपने पहचानना है। सबसे पहले तो पहचाने संधि कौन सी है, उसके बाद आपने ये पहचाने कि उस संधि का भेद कौन सा है। ठीक है, इसी प्रकार से दिया गया विद्याधन आलय, सप्तधन ऋषि, री को अर्गुण होता है, महाधन उदय और को उगुण होता है, देवधन ईशा, देवीसा, सुधन आगता स्वागत। हम देखते हैं कि कहीं तो स्वर का स्वर से मेल हो रहा है, जैसे रामावतार कृष्णा अर्जुन, तथा कहीं स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा है जैसे जगदीश। इसी प्रकार से व्यंजन मेल हो सकता है। ये सभी मेल संधि के अंतर्गत आते हैं। मेल के आधार पर संधि के तीन भेद बताए जाते हैं। कभी प्रश्न आता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन से होते हैं, यहाँ पर संधि दी गई है। यानी पहला होता है स्वर संधि,
एक स्वर का संयोजन, यानी स्वर संधि में स्वर वर्णों का ही मेल होता है। व्यंजन संधि एक व्यंजन वर्ण संयोजन, यानी स्वर और व्यंजनों का मेल होता है। विसर्ग संधि एक विसर्ग का संयोजन, यानी इसमें विसर्ग और स्वर का संयोग होता है। तो तीन प्रकार की संधियां आपके पास होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिंदी की बात करें तो हिंदी में स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है, व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है और विसर्ग संधि को विसर्ग ही कहा जाता है। ठीक है, आपने असमंजस में नहीं रहना कि ये संधि कौन सी हो रही। ये संधि इसमें संस्कृत में इसका नाम है स्वर संधि, यानी हिंदी में होगी अच संधि। स्वर ही अच है, अच ही स्वर है। व्यंजन संधि इसको हल संधि कहेंगे, यानी व्यंजन ही हल है, हल ही व्यंजन है। और विसर्ग संधि हिंदी में भी वही होगी और संस्कृत में वही। आज हम केवल स्वर संधि पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो कल हम इस पे व्यंजन संधि पे लाएंगे। आज हम स्वर संधि पर चर्चा करने वाले कि स्वर संधि जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, कमेंट में आप जय श्री कृष्ण लिखते हुए अपना नंबर सेंड कर सकते हैं, हम आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा देंगे। चलो स्वर संधि की बात करते हैं। जहां दो स्वरों का परस्पर मेल होता है, यानी पलस से पहले स्वर वर्ण ही हो। ठीक है, हिंदी में 11 स्वर होते हैं, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। ठीक है ना, तो प्लस से पहले स्वर ही होना चाहिए और प्लस के बाद भी स्वर होना चाहिए, तभी स्वर वर्णों का मेल होता है। राम अवतार, कृष्ण अवतार, सूर्योदय आदि स्वर संधि है। स्वर संधि से विभिन्न रूप संधि बनाई जाती है। तो चले जानते हैं कि स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं, जो प्रमुख भेद है। वैसे तो इसके 8 भेद होते हैं, लेकिन जो मूलता है वो 5 है। कौन सी होगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये 5 संधियां बेहद इंपॉर्टेंट है, अमूमन हर परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको कि कैसे आपको इसको याद रखना है। याद रखने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला आता है सूत्र। अगर आपने ये सूत्र याद कर लिया तो फिर आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि सूत्र के अनुसार ही संधि का निर्माण किया गया है। पाणिनि मुनि के अनुसार उन्होंने 14 सूत्रों से ही इन सूत्रों का निर्माण किया है। दूसरा, आप इस नियम के अनुसार इसको याद कर सकते हैं। तीसरा, आप इस सिद्धांत के अनुसार इसको याद कर सकते हैं। चौथा, आप उदाहरण के अनुसार भी इसको याद कर सकते हैं। लेकिन मुख्य पाठ क्या है? 3 ही होते हैं जिससे आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं अगर दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि कैसे पहचाना आपने? अगर आपको सूत्र याद रह जाता है अकह सवर्णे दीर्घ, इसका मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ अक से पूर्व सवर्ण रहे। यानी अक का मतलब क्या होगा? अक प्रत्याहार होता है आ, ई, उ, री, दृ। ये 4 वर्ण जो है ये अक प्रत्याहार में आते हैं। कौन सा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। यानी ये जो 4 वर्ण है यही मूल स्वर माने जाते हैं, यही ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। इन 4 वर्णों से पूर्व कोई भी अच रहे उसको दीर्घ होता है। यानी 2 मात्राओं वाले शब्दों को स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे ये है ह्रस्व या दीर्घ। अब ह्रस्व स्वर कौन से? ये ह्रस्व स्वर अभी हमने आपको बताया कि ह्रस्व स्वर कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। ह्रस्व स्वर से पहले, ह्रस्व स्वर के बाद ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर रहे। ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर रहे, उस ह्रस्व स्वर को मिलने पर दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखा है छोटा आ, यानी प्लस से पहले। हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि संधि हमने देखनी प्लस से पहले। प्लस से पहले यहाँ आ है, आगे ऊ है। छोटा आ रहे, बड़ा आ रहा है। ठीक है, वैसे यहां दे रखा है प्लस से पहले छोटा आ रहे या बड़ा आ रहे, और प्लस के बाद छोटा आ या बड़ा आ रहे, यानी ये समान स्वर जब होता है उसको दीर्घ संधि हो जाती है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, जब समान स्वर प्लस से आगे पीछे हो तो उसको दीर्घ संधि होती है। हमेशा याद रखें, जब समान स्वर आपस में मिल रहे हो, प्लस से पहले भी समान स्वर है, आई है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन समान स्वर है तो समझो वो दीर्घ संधि। यही इसकी पहचान है। दीर्घ संधि की पहचान क्या है? प्लस से पहले समान स्वर हो, प्लस के बाद भी समान स्वर हो,
तो उसको दीर्घ संधि होती है। यहाँ भी क्या है, प्लस से पहले आ है, आगे बड़ा आ है, प्लस के बाद भी छोटा आ और बड़ा है, समझो दीर्घ संधि। यहाँ भी प्लस से पहले ई है, आगे भी छोटी ई या बड़ी ई रहे, उसको दीर्घ संधि ई होगी। प्लस से पहले छोटा ऊ रहे, प्लस के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहे, उसको दीर्घ ऊ ही होगा। प्लस से पहले छोटी री रहे और प्लस के बाद छोटी या बड़ी री रहे, उसको री हो जाएगा, यानी बड़ी री हो जाएगा। एक री पे और एक री लग जाएगी, ठीक है ना। याद रहेगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये थी दीर्घ संधि की पहचान कि समान स्वर होने पर दीर्घ संधि होती है। प्लस से पहले समान स्वर रहे, प्लस के बाद भी समान स्वर हो, समझो दीर्घ संधि। और दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, उसी वर्ण को दीर्घ हो जाता है। जैसे पुस्तक धन आलय, यहाँ पर उदाहरण के अनुसार हम आपको बताएंगे कि प्लस से पहले का में आ है, प्लस के बाद आगे बड़ा आ है, समझो उसको दीर्घ होना है, पुस्तकालय बन जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर अगर बात करें दूसरे नंबर पे, प्लस से पहले वा में छोटी ई है, आगे भी छोटी ई है, दीर्घ ई बन जाएगी, रविंद्र बन जाएगा। प्लस से पहले छोटा ऊ है, आगे भी ऊ है, यानी दीर्घ बन जाएगा, भानुदय हो जाएगा। प्लस से पहले री है, आगे भी री है, इसको डबल री हो जाएगी, यानी दीर्घ हो जाएगा, मातृणम बन जाएगा। तो याद रहेगा, प्लस से पहले और प्लस के बाद समान स्वर रहने पर दीर्घ संधि कहलाती। चलिए दूसरे पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। ये सूत्र अगर याद कर लिया आपने तो फिर संधि आ जाएगी। अत एंग से गुण संज्ञा साथ, अत से परे कोई भी समान स्वर है उसको दीर्घ संधि, उसको गुण संधि होती है। और गुण हमेशा तीन होते हैं, एक तो आवर ई को, एक तो ए गुण होता है, एक ओ गुण होता है, और री को आर गुण होता है। याद रखें हमेशा गुण तीन ही होते हैं, ए ओ और आर गुण। ठीक है, अब पहचान क्या होगी? पहचान होगी छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई उ री री आने पर क्रमशः ए ओ आर अल गुण हो जाता है। ठीक है, अल तो बहुत कम आता है, लेकिन मुख्यतः तीन होते हैं, लेकिन यहाँ चार भी दिए हुए हैं। ठीक है, अल गुण भी कहीं पर हो जाता है। तो क्या याद रखना आपने, इसकी ट्रिक क्या होगी कि प्लस से पहले छोटा या बड़ा आ हो और प्लस के बाद इक प्रत्याहार हो, यानी ह्रस्व स्वर हो, ई उ री इन लिली, इनमें से इन चार वर्णों में से कोई भी रहे, उसको गुण हो जाएगा। गुण क्या होगा? प्लस से पहले छोटा आ या बड़ा आ रहे, आपने पहचाना क्या कि प्लस से पहले ये होना चाहिए, प्लस से पहले छोटा आ या बड़ा आ ही होना चाहिए, आगे ई उ री री कोई वो समझ लो गुण संधि है। प्लस से पहले छोटा आ या बड़ा आ हो, आगे छोटी या बड़ी ई रहे, उसको ये गुण हो जाता है। प्लस से पहले छोटा आ या बड़ा आ हो, आगे ऊ हो, उसको ओ गुण हो जाता है। प्लस से पहले छोटा आ या बड़ा आ हो, आगे री हो, री को अर गुण हो जाता है, उसी वर्ण को गुण होता है। ठीक है ना, प्लस से पहले आ हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, प्लस के बाद री हो, उसको अल गुण हो जाता है। क्या पहचान करनी है आपने? प्लस से पहले आ छोटा आ या बड़ा आ हो, प्लस के बाद अक प्रत्याहार हो, आ ई उ री री, यानी आप ह्रस्व स्वर से भी इसको पहचान सकते हैं कि प्लस से पहले आ या बड़ा आ हो, प्लस के बाद ह्रस्व स्वर हो, उसको गुण संधि होती है। जैसे रमाधन ईसा, प्लस से पहले बड़ा आ है, आगे बड़ी ई है, आवर ई को ए गुण होता है, या हमने देखा आवर ई को ए गुण होता है। प्लस से पहले या में आ है, आगे ऊ है, आवर ऊ को एक ओ गुण हो जाएगा, सूर्य दो बन जाएगा। प्लस से पहले आ है, आगे री है, छोटा आ भी होता तभी वही होना था, यहां दिया हुआ छोटा आ रहे बड़ा आ रहे, उसको अर गुण हो जाएगा। अर का मतलब है हा है आ से मिलेगा, रा सा के ऊपर चला जाएगा, महर्षि बन जाएगा। ठीक है, प्लस से पहले आ हो, आगे ली हो, उसको अल बन जाएगा, तवलकार बन जाएगा। याद रहेगा, क्या याद रखना आपने? दीर्घ संधि में आपने याद रखना प्लस से पहले और प्लस के बाद समान स्वर रहने पर दीर्घ आदेश हो जाता है, दीर्घ यानी बड़ा वर्ण उसको बन जाता है। और गुण संधि की परिभाषा थी, गुण संधि की ट्रिक थी कि प्लस से पहले छोटा आ या बड़ा हो, प्लस के बाद अक प्रत्याहार रहे, आ ई उ री
लिरी रहे या रस स्वर रहे उसको गुण संधि होती है। गुण जो है ए ओ और अर गुण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यण संधि की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। इको यण संधि की सूत्र है इको यण की। इक स्थाने यण स्यादचि सहितायन, इक के स्थान पर यण आदेश होता है। अब इक प्रत्यार आपको याद करना हो। इक प्रत्यार क्या है? ई उ री लिरी, जो हमने यहां पढ़ा, ये ई उ री लिरी, ये इक प्रत्यार हो जाता है। कहने का मतलब है प्लस से पहले ई उ री लिरी रहे, प्लस से पहले होने चाहिए। यहाँ तो प्लस के बाद थे, यहाँ प्लस से पहले होने चाहिए ई उ री लिरी, एक प्रत्यार। उसके बाद समान स्वर रहे, असमान स्वर रहे। असमान स्वर का मतलब समान नहीं होना चाहिए। ई के बाद ई रहे तब यण संधि नहीं होगी। ई के बाद आ रह सकता, उ रह सकता, उ के बाद ई रह सकता, रे रह सकता, लेकिन असमान स्वर होने चाहिए, यानी समान नहीं होने चाहिए। या अंतस्थ व्यंजन रहे या वाराला हो तो उसको यण संधि हो जाती है। कहने का मतलब है कि प्लस से पहले ई हो, आगे असमान स्वर कोई भी रहे या यार, उसको या आदेश हो जाता है। ऊ रहने पर वाह होता है, री को रा होता है, री को ला। आप सीधे इसको ध्यान रख सकते हैं कि यण संधि का मतलब है प्लस से पहले ई है तो उसको या हो जाएगा, आगे आपने कुछ नहीं देखना। प्लस से पहले ई है और जगह कहीं ई नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आगे यहाँ तो समान स्वर पे आता है इसमें, लेकिन यहाँ प्लस से पहले ई है, आगे असमान स्वर है, उसको या हो जाएगा, ऊ को वाह होगा, री को रा होगा और री को ला हो जाएगा। उदाहरण के अनुसार यहाँ दे रखा प्लस से पहले इति का में ई है, ई को आगे असमान स्वर यानी आ है, ई को या हो जाएगा, ता है या से इत्यादि। सा में ऊ है, ऊ से बाद आ है, ऊ को वाह हो जाएगा। री है, री को रा हो जाएगा। ता है, ता और रा को मिलकर के त्रा बनता है, री और गुण हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहचान क्या थी इसकी? प्लस से पहले इक रहे, आगे समान स्वर है, उसको यण आदेश होता है। यण क्या होता है? या वा राला, यानी इक को यण होता है, यण कहते हैं या वा राला को, यानी अंतस्थ व्यंजन को। ठीक है, पहचान हो जाएगी आपको। प्लस से पहले इक रहने पर आगे यण आदेश होता है, यण होता है या वा राला। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब बात करते हैं, यण संधि हो गई, अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि का एक विशेष सूत्र है, वृद्धि रेचि आदित्य परि वृद्धि संज्ञा से, यानी वृद्धि भी दो ही प्रकार की होती है। गुण तो तीन थे, वृद्धि दो है, ऐ और अवृद्धि। ठीक है, ऐ और अव। अब परिभाषा क्या होगी? परिभाषा आपने यहां पे समझना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। वृद्धि का मतलब है आदित्य परि वृद्धि संज्ञा से आ या आ के बाद प्लस से पहले छोटा आ या बड़ा आ हो, उसके बाद संयुक्त स्वर आए। संयुक्त स्वर आपको पता होगा, ए आई ओ औ आने पर ए को ऐ, ओ को औ आदेश हो जाता है। जैसे प्लस से पहले आ रखा है, प्लस के बाद ए आए या ऐ आए तो ऐ वृद्धि हो जाती है। प्लस से पहले आ है, आ के बाद ओ आए, औ वृद्धि हो जाती है। यानी प्लस से पहले तथा में आ है, आगे ये है और एक को ऐ वृद्धि हो जाएगी, तथा बन जाएगा। आ है, ओ है, और वृद्धि हो जाएगी। यानी आपने वृद्धि संधि की जो ट्रिक है वह है कि प्लस से पहले अगर आ हो, आगे ए आई हो तो उसको ऐ वृद्धि होगी। प्लस के बाद प्लस से पहले आ है, आगे ओ औ है, उसको औ वृद्धि होगी। वृद्धि दो ही प्रकार की होती है और गुण तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः। ठीक है, याद रह जाएगा। अब आगे है लास्ट जो इसमें अयादि संधि। एचो यवा यावा इसका सूत्र होता है एच प्रत्यार। एच प्रत्यार का मतलब है ए आई ओ औ, चार वर्ण ही आते, ए आई ओ औ, यानी संयुक्त स्वर जो है वही एच प्रत्यार है। आपने याद रखना, जो संयुक्त स्वर है वही एच प्रत्यार है। कहने का मतलब प्लस से पहले एच प्रत्यार आए, यानी ए आई ओ औ आए, बाद में कोई भी स्वर आए, बाद में स्वर आने पर, स्वर का मतलब उसने कहा कि कोई भी स्वर आए
उसको कर्मशः ए को आया, ए को आया, ए को आय, औ का आव और औ को आव आदेश हो जाता है। ठीक है, यानी प्लस से पहले ए हो, आगे कोई भी स्वर रहे, आया आदेश होता है। प्लस से पहले ए हो, आगे कोई भी स्वर रहे, आय आदेश होता है। प्लस से पहले ओ हो, आगे कोई भी स्वर रहे, आव आदेश होता है। प्लस से पहले ओ हो, आगे कोई भी स्वर रहे, आव आदेश हो जाता है। ठीक है, जैसे यह है प्लस से पहले ए आर का, ए को आय आदेश हो गया नयनम, ऐ को आय नायका, ओ को आव आव का, पाव का पवन, औ को आव पाव का। तो कुल मिलाकर के ये संधि थी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ चाहे तो आप कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पहचान थी इसकी, संधि को पहचान की। आशा करते हैं आज के बाद आप कभी संधि नहीं भूलेंगे और यह आपके दिमाग में घर कर गई हो। अच्छा लगा हो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और इसके बाद हम व्यंजन संधि की ट्रिक लेकर आएंगे, इसको भी आप जरूर देख लीजिए। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी इसको भी देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।